नमस्कार। आज 7 जुलाई 2025 है और हम कुछ ज़रूरी स्रोतों से मिली जानकारी की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास देखिए, हाल का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, भारत की नई खेल नीति, निकोबार प्रोजेक्ट के जोखिम और वो चीन पाकिस्तान वाला जो बदलता समीकरण है। मतलब कई अहम विषय हैं। हाँ, काफी कुछ है। मकसद सीधा सा है, इन सब जटिल मामलों से जुड़ी जो खास बातें हैं और उनके मायने उन्हें समझना कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। ब्राजील ने अध्यक्षता संभाली, पर गौर करने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों ही नहीं आए। ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ, ये बात तो है। और इस गैर मौजूदगी के बावजूद सम्मेलन में कुछ अहम चीजें हुईं। प्रधानमंत्री मोदी ने वो वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों के समूह की कम नुमाइंदगी का मुद्दा उठाया। और वो दोहरे मापदंड वाली बात भी। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण नतीजा ये रहा कि रूस और चीन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया। ये एक बड़ा संकेत है कहीं ना कहीं। अच्छा। साथ ही पहलगाम हमले की निंदा हुई, सीमा पार आतंकवाद से लड़ने की बात दोहराई गई। इंडोनेशिया नया सदस्य बना और 11 देश भागीदार देश के तौर पर जुड़े। अच्छा, 11 देश भागीदार देश भी ठीक है। तो सदस्यता विस्तार और यूएनसी समर्थन पर जोर रहा। अब एक थोड़ा चिंता वाला विषय लेते हैं, प्लांट ट्रीटी। इसमें कुछ बदलावों पर बात चल रही है। पेरू में बैठक है। कहा जा रहा है कि इससे भारत की बीज संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। ये एक बड़ी चिंता है। मुख्य सवाल यह है कि क्या नए नियमों के तहत भारत को अपने सभी प्लांट जर्मप्लाज्म मतलब पौधों के जेनेटिक रिसोर्स संधि की शर्तों पर साझा करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर होना पड़ेगा, भले ही हम अपनी शर्तों पर साझा करना चाहें। तो देखना होगा कि फाइनल क्या होता है। सही। अच्छा, खेल जगत की तरफ देखें तो कैबिनेट ने खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। फुटबॉल पर खास ध्यान है, 8 साल से सीनियर लेवल तक। और इसमें एक दिलचस्प पेंच है। OCI कार्ड धारक जो है यानी प्रवासी भारतीय नागरिक, उनकी प्रतिभा को शामिल करने की संभावना पर विचार हो रहा है। ओहो, ये तो नई बात है। हाँ, नई सोच है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता तो है नहीं, तो ये कानूनी तौर पर कैसे होगा ये अभी साफ नहीं है। हो सकता है इसका कनेक्शन 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की इच्छा से भी हो। लेकिन क्या इससे घरेलू प्रतिभा पर असर नहीं पड़ेगा? वो संतुलन कैसे बनेगा? ये बिल्कुल जायज सवाल है। पॉलिसी लागू करते समय ये बैलेंस बनाना एक बड़ी चुनौती होगी जरूर। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट और उसके जोखिम की। निकोबार परियोजना, 72,000 करोड़ रुपए की लागत, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, काफी कुछ। हाँ, लेकिन लोकेशन ग्रेट निकोबार द्वीप पर, जो अंडमान सुमात्रा फॉल्ट लाइन पर है। भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील। 2004 की सुनामी तो याद ही है। बिल्कुल सही। इसकी जो पर्यावरण प्रभाव आकलन EIR रिपोर्ट है, वो IIT कानपुर की स्टडी पर आधारित है। वो कहती है कि 9 तीव्रता से बड़े भूकंप की संभावना कम है। लेकिन हाँ, लेकिन चिंताएं हैं। उसी IIT कानपुर स्टडी के कुछ और निष्कर्ष, जैसे उस इलाके में स्ट्रेन जमा हो रहा है, वो रिपोर्ट में शायद नजरअंदाज किए गए हैं। और भूकंप की भविष्यवाणी तो वैसे भी मुश्किल है, कई अनजान फॉल्ट लाइंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ सामरिक जरूरत और आपदा के भारी जोखिम के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना है। सामरिक चुनौतियों की बात आई तो चीन, पाकिस्तान, हाँ। इनका गठजोड़ अब एक नया और शायद ज्यादा गंभीर रूप ले रहा है। हाँ, बिल्कुल। पहले के युद्धों में जैसे 65, 71, 99 में चीन पीछे से मदद करता था, लेकिन अब ये एक सक्रिय फील्ड पर मिलीभगत में बदल गया है। अच्छा। इसे पारंपरिक 2 मोर्चे युद्ध के बजाय अब एक मोर्चा प्रबलित युद्ध कहा जा रहा है। यानी पाकिस्तान का मोर्चा चीन की सीधी सैन्य और तकनीकी मदद से इतना मजबूत हो गया है कि वो लगभग एक साझा मोर्चा बन जाता है। मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण बताया जा रहा है। बाप रे, ये मिलीभगत दिखती कैसे है? जमीन पर? कई तरीकों से। डिफेंस प्रोडक्शन में मदद, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ISR, दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बेहतर तालमेल, कूटनीतिक लेवल पर भी दिखता है। जैसे पहलगाम हमले की निंदा में चीन ने देरी की, UNSC में बयान हल्का करने की कोशिश की। और मिलिट्री लेवल पर पाकिस्तान अब चीन के एडवांस्ड J-10C फाइटर जेट्स, लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलें और बेडो नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ गई हैं।
जटिल हो गई हैं। हाँ बिल्कुल। और शायद रक्षा खर्च बढ़ाने और नई तकनीकें जैसे J-35 या KJ-500 एयरबॉर्न मॉनिटरिंग सिस्टम का जिक्र है, उन्हें हासिल करने की जरूरत भी बढ़ेगी। अब जरा घरेलू मोर्चे पर आते हैं। बिहार में मतदाता सूची का एक विशेष गहन संशोधन SIR चल रहा है 2003 के बाद पहली बार। हाँ, और नई प्रक्रिया में लोगों को खुद बूथ लेवल ऑफिसर BLO के पास जाकर फॉर्म जमा करने हैं। इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? विवाद इसके स्केल और प्रक्रिया को लेकर है। करीब 8 करोड़ वोटर्स की लिस्ट अपडेट होनी है, जिनमें से शायद 3 करोड़ को अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़े। और बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड को नागरिकता या जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं माना जा रहा, जबकि फॉर्म 6 में आधार मांगा गया है। अच्छा ये तो अजीब है। हाँ, इससे खासकर गरीब और वंचित तबकों को मुश्किल हो सकती है। और एक चिंता प्रवासी मजदूरों को लेकर भी है, जो शायद वोट डालने से रह जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि सिर्फ सामान्य रूप से निवासी ही वोट डाल सकते हैं। ये तो गंभीर मामला है। अच्छा, 2 छोटी मगर अहम बातें और। एक तो गुजरात के काकरापार में भारत में बने 2 700 मेगावाट के हेवी वाटर रिएक्टर KAPS 3 और 4, उनको 5 साल का लाइसेंस मिला है AERB से। हाँ, ये परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए एक अच्छा कदम है। ऐसे 10 और बनाने की योजना है। और दूसरी, तिरुवनंतपुरम में एक ब्रिटिश F-35B फाइटर जेट तकनीकी खराबी के कारण रुका हुआ है। यूके ने भारत की MRO सुविधा, मतलब मरम्मत वाली सुविधा, इस्तेमाल करने की बात मानी है। हाँ, ये भारत यूके रक्षा सहयोग का एक छोटा सा उदाहरण है। सही। और हाँ, तकनीकी भूमिका। महासागरों से लगातार डेटा आ रहा है, तापमान, लवणता, धाराएं। बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इस विशाल डेटा को समझने में बहुत मदद कर रहा है। पैटर्न पहचानने में, जैसे समुद्री भंवर या शैवाल का खिलना, विजुअलाइज करने में। इसका फायदा? सीधा फायदा है। चक्रवात की भविष्यवाणी बेहतर हो रही है, मछली पकड़ने के उद्योग को मदद मिल रही है, तटीय योजना बनाने में आसानी हो रही है। AI यहाँ मतलब हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा है, उसे रिप्लेस नहीं कर रहा। तो हमने आज ब्रिक्स की कूटनीति से लेकर चीन-पाक गठबंधन की जटिलताओं तक, निकोबार के पर्यावरणीय सवालों से लेकर खेल नीति के पेंच और बिहार की मतदाता सूची की जमीनी चुनौतियों तक काफी कुछ कवर किया। हाँ, और अगर इन सबको एक साथ देखें तो ये भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, घरेलू नीतियों में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, रिस्कों को संभालने की चुनौती और तकनीक का बढ़ता असर, इन सबको दिखाते हैं। चाहे वो AI हो, परमाणु ऊर्जा हो या फिर चुनावी प्रक्रिया। इससे एक बड़ा सवाल शायद मन में आता है आज की चर्चा से, जो जटिलताएं और अनिश्चितताएं सामने आई हैं, क्या हमारी संस्थाएं, हमारी नीतियां, हमारी रणनीतियां उनका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस पर सोचना जरूरी है।